बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और अगले 1 घंटे में हम दिखाएंगे आपको देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। साथ ही साथ हम बात करेंगे फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कई कहानियों की भी। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। दूसरे कार्यकाल के लिए पद संभालते ही अमेरिका के पेरिस जलवायु संधि और WHO से हटने के कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई। कहा, साथ मिलकर काम करने को हैं उत्सुक। डॉक्टर एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में। सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा आज जारी करेगी संकल्प पत्र का दूसरा भाग। सैफ अली खान पर हमले की घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। कहा, अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान है जरूरी। और प्रयागराज में महाकुंभ का आज 9वां दिन। अब तक 8.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले मामले में मुंबई पुलिस ने हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के साथ सैफ अली खान के घर पर पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद पुलिस सैफ अली खान के घर से निकली। इसके बाद पुलिस आरोपी शहजाद को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए नेशनल कॉलेज बस स्टॉप पर ले गई। इसके बाद उसे पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। अभिनेता सैफ अली खान के घर पर मुंबई पुलिस पहुंची और आरोपी को साथ लेकर पहुंची। साथ ही साथ क्राइम सीन जो कुछ हुआ था उसे रिक्रिएट किया। कहीं ना कहीं कोशिश है ये समझने की कि आखिर हुआ क्या होगा, किस तरह से इस घटना को जो है अंजाम दिया गया होगा। मामले की आपको बता दें, लगातार जांच जारी है। 5 दिनों की पुलिस कस्टडी के दौरान मुंबई पुलिस शहजाद को सैफ के घर के अलावा और क्राइम सीन पर सैफ अली खान, आपको बता दें, हमलावर के 19 फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। तो लगातार पुलिस जो है छानबीन कर रही है। आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। आरोपी शहजाद को लेकर सैफ अली खान के घर पर पहुंची और इस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सैफ पर हमले के आरोपी शहजाद को लेकर पुलिस जो है, मुंबई पुलिस ने इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। कहीं ना कहीं कोशिश इस बात को समझने की है कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा, क्या कुछ वारदात को अंजाम देने के लिए किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया होगा, ये जानने और समझने के लिए ये पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इमारत के शाफ्ट और सीढ़ियों से कई सारे फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि ये सबूत जो हैं मामले में दोष को जो है साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। मुंबई से शिशिर शेलार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिशिर, कहीं ना कहीं कोशिश ये जानने और समझने की कि आखिर क्या कुछ रहा होगा, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त पुलिस जो है सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है और इसी के कड़ी में देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण जो है क्राइम सीन जो रिक्रिएट पुलिस ने आज किया है आरोपी के साथ। हालांकि परसों जो है आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत मिली। उसके बाद पुलिस जो है इस केस से जुड़े हुए अनेक पहलू जो है वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह जो है मुंबई पुलिस आरोपी को लेकर
उन सभी जगहों पर गई जहां पर ये घटना घटने से पहले आरोपी जो है वहां पर मौजूद था। और इसीलिए हम बात करें तो जिस प्रकार से बांद्रा रेलवे स्टेशन हो, उसके बाद बांद्रा का जो परिसर है जिसमें नेशनल कॉलेज का रास्ता हो, इन सभी जगह पर जो है पुलिस आरोपी को लेके गई और अंततः हमने देखा कि पुलिस जो है सैफ अली खान के घर पर भी गई। हालांकि घर पर किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इसीलिए ये जो है पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। खासतौर पर आरोपी घर में किस प्रकार से अंदर घुसा, कहाँ से, हालांकि अगर देखा जाए तो फिर चाहे वो हम बात करें सीढ़ियों के जरिए या फिर बाकी अन्य जगह से, ये सब जो है खंगालने का प्रयास पुलिस यहाँ पर कर रही है और इसीलिए क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा सके, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इसमें ये भी है क्योंकि पुलिस ने कुछ फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ से बरामद किए थे। हमने देखा जब वारदात घटी उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो थे वो सैफ अली खान के घर पर थे देखे और उन्होंने जो है कई सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। तो ऐसे में इसी कड़ी में अगर देखा जाए किस प्रकार से जो सबूत है पुलिस को मिले हैं उसको किस प्रकार से और पुख्ता किया जाए, इस पर भी पुलिस का ध्यान होगा। और इसीलिए इन सभी घटना स्थलों पर जो है पुलिस आज आरोपी को लेके गई और ये सीन फिर से एक बार रिक्रिएट किया गया है। जी, जो शिशिर तमाम सबूत मिले हैं वो ये दर्शाते हैं कि यही जो है आरोपी जो है इसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी जो क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है, क्या इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है? अभी भी नहीं, कुछ वीडियोस हमारे सामने इस वक्त है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आरोपी को जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन से पहले रेलवे स्टेशन बांद्रा रेलवे स्टेशन लिया जाता है। उसके बाद जो है किस रूट से आरोपी जो है सैफ अली खान के घर तक पहुंचता है, उसकी जो है फिर से देखा गया। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग है सैफ अली खान की, वहां पे जाने के बाद किस प्रकार से आरोपी इस बिल्डिंग में अंदर घुसता है और सैफ अली खान के घर तक पहुंचता है, इन सभी जो एक रूट है वो सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया। इसका एक उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से पुलिस ने जो सबूत इकट्ठा किया उनको पुख्ता करना और इस पूरे क्राइम सीन जो पूरा क्राइम घटा है उस किस प्रकार से घटा है उसके बारे में जो है छोटी छोटी चीजें जो पुलिस इकट्ठा करना चाह रही थी। और इसीलिए शिशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे शिशिर, ये भी जानना चाहेंगे कि जब क्राइम सीन रिक्रिएट होता है तो जब आरोपी साथ है और उसके साथ रिक्रिएट हो रहा है तो क्या आरोपी की ओर से पूरी मदद होती है उसमें, वो वही चीजें एक्ट करता है? देखिए, पुलिस द्वारा हालांकि अगर देखा जाए एक एसओपी है कि जिस प्रकार से जब कोई भी जो है केस कोर्ट में रखी जाती है तो जाहिर सी बात है उस केस से जुड़े जो तथ्य है वो सामने लिए रखना बहुत जरूरी होता है। खासतौर पर जो थियरी पुलिस जो है कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं किस प्रकार से आखिर घटना घटी हुई है और इसीलिए उसी कड़ी में क्राइम सीन रिक्रिएट करना एक महत्वपूर्ण काम होता है। हालांकि अब अगर देखा जाए, हमने देखा कि इस प्रकार से जो आरोपी है वो अलग अलग जगह पर पुलिस के साथ गया और किस प्रकार से उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। हालांकि उस बारे में जो है पुलिस ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो जाहिर सी बात है जब कोर्ट में इस प्रकार से तथ्य सामने रखे जाएंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए आज जो है ये क्राइम सीन जो है रिक्रिएट किया गया है। बिल्कुल, चलिए आप अपनी नजर बनाकर रखिए शिशिर, जो भी ताज़ा अपडेट होगी हम आपसे ताज़ा अपडेट हासिल करेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सैफ अली खान के घर आरोपी को लेकर पुलिस पहुंची है और वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य जुटाए जा सके, मामले की तह तक जाया जा सके, आखिर क्यों हमला किया, किस लिए हमला किया, इन तमाम चीजों को हासिल किया जा सके। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने की जुगत में है। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं, जनता को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले गोल मार्केट जाएंगे, उसके बाद लक्ष्मीबाई नगर और फिर ईस्ट किदवाई नगर में जनता के घर घर जाकर वोट देने की लोगों से अपील करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के बाद 70 सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार
कुल 1522 नामांकन में से 487 नामांकन खारिज किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। जनता को लुभाने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, लोक लुभावन वादे कर रही हैं। और इस बीच बीजेपी आज पार्टी के संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी करेगी। सुबह 11 बजे अनुराग ठाकुर दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करेंगे। माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में युवाओं पर फोकस हो सकता है, साथ ही साथ छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। इससे पहले बीते 17 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का पहला संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का वादा किया गया था। और इस दौरान नड्डा ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 2500 रुपए प्रति माह पहली कैबिनेट में पारित होगा। एलपीजी का सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, तो वहीं होली और दिवाली में एक सिलेंडर अतिरिक्त मिलेगा। इसके साथ ही मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 न्यूट्रिशियस किट्स अलग से दी जाएंगी। संवाददाता धीरज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रभात धीरज। तमाम लोक लुभावन वादे तमाम ये तीनों पार्टियां कर रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले। आज बीजेपी संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करने जा रही है, जिसमें और भी वादों का पिटारा खुलने जा रहा है और भी सौगातों का पिटारा खुलने जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आज सुबह 11 बजे दिल्ली बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 2 इसकी घोषणा करेंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि इन घोषणाओं में दिल्ली के युवाओं के लिए क्या है। दिल्ली की जैसा कि हमने पिछले जो संकल्प पत्र में जिसका के जिक्र आपने किया कि 17 जनवरी को जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषित किया था, तो उन संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना की घोषणा हुई थी। और उसमें कहा गया था कि 2500 रुपये हर महिलाओं को दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की घोषणा, गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाने की घोषणा और कई ऐसी घोषणाएं थी जो कि पिछली सरकारों ने पहले से ही कर रखा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी एक तरीके से घोषणाओं का पिटारा दिल्ली के लिए खोल रखा है। कांग्रेस उससे 1-2 कदम आगे बढ़ते हुए भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। प्यारी दीदी योजना महिलाओं के लिए कांग्रेस, सिलेंडर मुफ्त, 300 यूनिट बिजली, स्वास्थ्य बीमा, 25 लाख का बीमा कवर, ऐसी घोषणा कांग्रेस की तरफ से हुई है। तो इस चुनाव में अब बीजेपी भी पीछे रहने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी दिल्ली के संकल्प पत्र में कई ऐसी बातें रखी है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। खास करके उन्होंने जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी उनके मन में है कि स्लम के लोग जिस तरीके से एक तरीके से उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो, कैसे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, कैसे उन्हें पेयजल की सुविधा मिले और कैसे जो तबका है, जो पूर्वांचल का तबका है, पूर्वांचल के तबके का वोट बीजेपी के वोट बैंक के साथ जुड़े। और अब मैं आपको बता दूं कि कल भी हमने ये सवाल कई बीजेपी के नेताओं से पूछा कि आखिर पूर्वांचल का जो वोट बैंक किधर जाएगा, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के लिए भी जो बड़ी घोषणाएं करने का मन बनाया हुआ है कि पूर्वांचल के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बने, पूर्वांचल के लोगों को भी दिल्ली में कैसे सुख सुविधाएं मिले, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो भले ही जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लेकिन इनका योगदान जो दिल्ली को बनाने में, दिल्ली की बेहतरी में, दिल्ली को सजाने संवारने में महत्वपूर्ण होता है।
और जो सबसे बिल्कुल महत्वपूर्ण पार्ट देखिए 2 की धीरज बात हो रही है जी, तमाम वादे हैं, तमाम इरादे हैं और तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, अपने अपने वादों के पिटारे खोल रहे हैं। आप जमीन पर देख रहे हैं दिल्ली चुनाव को, मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है, अगर उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो उसका जवाब देने से बचते हुए नजर आते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा ऊपर हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, वो यमुना की सफाई के मुद्दे हैं, वो दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक के जो मुद्दे हैं। जिस मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी बीते 11 साल पहले सत्ता में आई थी और उन्होंने कहा था कि एक बेहतर दिल्ली हम देंगे, हम दिल्ली को जो पेरिस की तर्ज पर एक मॉडल शहर की ओर विकसित करेंगे, यमुना की सफाई होगी। और उसके बाद भी 2022 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगली बार जब कि हमारी मुलाकात होगी तो हम यमुना में आपके साथ डुबकी लगाते हुए मिलेंगे। उन्होंने और उसका बहुत सारे नेता उसका मजाक उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल जरूर मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का संकल्प, जिस तरीके का वायदा उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया, वो संकल्प कहीं पूरा नहीं हुआ। आप देखेंगे कि यमुना के जो 17 नाले हैं आज भी यमुना में उसी तरीके से गिरते हैं। और खास करके जबकि नजफगढ़ नाला को देखेंगे या उससे बड़े बड़े आप जो नाले हैं जो कि यमुना में साफ तौर पर गिरते हैं, तो यमुना तो एक तरीके से नालों में तब्दील हो गई है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है दिल्ली के चुनाव में कि आपने तो कहा था लेकिन साफ नहीं हुआ। उसके बाद एक ईमानदारी का पाठ जो आपने पढ़ाया था, आपने 11 साल पहले जो करप्शन की बात करी थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जरिए आप दिल्ली की सत्ता में हासिल हुए थे, तो उस करप्शन का क्या हुआ? आप खुद आपके पांव कह सकते हैं कि करप्शन में किस तरीके से फंसे हुए हैं। आपने शराब घोटाला किया जिसकी की रिपोर्ट सीएजी ने भी बताया कि देखिए दिल्ली में जिस तरीके से 100 शराब का घोटाला हुआ, आपके ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, सीबीआई ने अभी आपको दबोचा, मुख्यमंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल गए, स्वास्थ्य मंत्री आपके जेल गए। तो एक जो भ्रष्टाचार की एक फहरिस्त, जो एक भ्रष्टाचार का जो जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बनाने की बात कर रहे थे, तो लेकिन भ्रष्टाचार एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके साये के साथ जुड़ा रहा और आपके जो कई नेता और जो कि जो मामला अभी भी लंबित है, क्योंकि अभी भी जो अरविंद केजरीवाल को जेल मिली है या मनीष सिसोदिया को जेल मिली है। नई योजनाएं बताने से पहले, बताने से पहले पिछला क्या कुछ किया उसका भी हिसाब देना बहुत जरूरी होता है। देखिए दिल्ली का जो चुनाव है दिनों दिन अब रोचक होता जा रहा है, तमाम रैलियां हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों के नाम भी जो है वो जारी कर दिए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े स्टार प्रचारक है, वो उनकी कब एंट्री होने वाली है? देखिए एंट्री हो चुकी है। आज भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी आज 2-3 सभाएं हैं। एक सभाएं आपको देख सकते हैं कि राजेंद्र नगर विधानसभा में वो सभा करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो करावल नगर में पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपना दौरा किया हुआ है। तो ये जो सभाएं हैं, ये इन सभाओं की शुरुआत हो चुकी है। आज जो बादली विधानसभा के जो क्षेत्र हैं या रोहिणी का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भगवंत मान, आज उनकी कई सभाएं हैं, 3-4 सभाएं आज उनकी है जो इस इलाके में आज। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भी कई स्टार प्रचारक हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं उनका प्रवास लगा हुआ है। वो नाइट स्टे करते हैं, यहीं रुकते हैं, लोगों से संवाद करते हैं। प्रवास में भी 10-11 स्थानों पे जो कई भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो रुके हुए हैं और एक तरीके से जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जनता को अपनी तरफ जो खींचने की एक कोशिश राजनीतिक दलों की होती है, उन कोशिश में भी वो जुटे हुए हैं। तो स्टार प्रचारकों की जो फहरिस्त है वो सभी पार्टियों की, हालांकि आम आदमी पार्टी, हालांकि कांग्रेस पार्टी की कल एक महत्वपूर्ण जो डोर टू डोर कैंपेन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी का था, वो तो नहीं हो पाया किसी कारणवश या कैंसिल हो पाया, या कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी भी ये दिल्ली विधानसभा के चुनाव में प्रतीकात्मक राजनीति के तौर पर एक तरीके से अपना जो खोया हुआ जनाधार ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि
ऐसा लगता है कि इस प्रतीकात्मक राजनीति के बीच में उन्हें बहुत कुछ अभी हासिल होने वाला नहीं है। और जो उनके बड़े नेता हैं जिनकी की एक बड़ी रैली होनी चाहिए थी, उस तरीके की रैली का आगाज अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि एक जनसभा जरूर जो राहुल गांधी ने सीलमपुर के इलाके में करी थी, लेकिन उस जनसभा से भी जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सीलमपुर की जनसभा में उन्हें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरना चाहिए था या जिस तरीके से उनके ऊपर एक आरोप की बौछार कर रही थी, वो राहुल गांधी उन्होंने किया नहीं। तो कांग्रेस अभी भी एक तरीके से कंफ्यूजन में फंसी हुई है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव को हमें मजबूती के साथ लड़ना है या दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2-4 सीटों पर लड़ना है या 2-4 सीटों के अलावा बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी को वॉकआउट देना है। धीरज, हमारे पास समय इतना ही है, आप नजर बनाकर रखिए इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर। आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं। एलजी ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले का संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिए हैं। इसके बाद उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर विशेष अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इनकी पहचान करना और समाज में इनके खिलाफ जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने लिखा कि एलजी ने बॉलीवुड अभिनेता से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटना का संज्ञान लिया। इसमें एक बांग्लादेशी नागरिक घर में घुसने और आपराधिक हमले में शामिल था। आरोपी एक रेस्तरां में काम कर रहा था। इस घटना को देखते हुए एलजी ने माना है कि दिल्ली में आपराधिक अवैध गतिविधियों में अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों की संलिप्तता हो सकती है। एलजी ने माना है कि इसके पीछे संगठित सिंडिकेट और निहित स्वार्थी समूह होता है। ये अक्सर ऐसे अप्रवासियों को बसाने में मदद करते हैं जिनका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दूसरे फर्जी दस्तावेज तैयार करवाते हैं और उन्हें रोजगार दिलाने में उनकी मदद करते हैं। इस समस्या को देखते हुए एलजी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान मिशन मोड पर चलाया जाए। खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए नया सवेरा। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप, और नया सवेरा में अब बात होगी दिव्य भव्य महाकुंभ की। जी हां, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों के अनुसार कल शाम 6 बजे तक 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। महाकुंभ के पहले 4 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई थी। सनातन आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। सरकार के आकलन के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। संसार में
सत्य और धर्म के लिए तप और तपस्या के बल पे अपनी प्रभुता और संप्रभुता और सुख प्रदान करने वाली माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए आए। सुना है कि अमृतपान समुद्र मंथन हुए, उसमें 4 जगह अमृत गिर गया, तो उसमें हम हिंदू धर्म में वहाँ क्या कहते हैं, मुक्त मोक्ष के साधन के हेतु हम गंगा में स्नान करते हैं, आयोजन मेला के करते हैं। स्नान करने के हेतु अपनी पाप मुक्त करने के लिए गंगा माँ को ध्यान करते हैं, समर्पित करते हैं अपने पाप। यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो मतलब व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। मैं पहली बार कुंभ नहाने आया हूँ और गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है तो संगम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गंगा जी की आरती तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन अभी जो है स्नान करके बहुत अच्छा लगा मुझे, गंगा मैया के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अश्विनी। हर दिनों दिन हम देख रहे हैं कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहते हैं कि इस डुबकी से कहीं ना कहीं पापों से मुक्ति मिलती है। तमाम खूबसूरत तस्वीरें भी वहां से निकलकर आ रही हैं, मानवता की शानदार तस्वीरें निकलकर आ रही हैं, तो वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की खूबसूरत वानगी भी देखने को मिल रही है। हर हर गंगे शहला। हम गंगा के तट पर संगम पर ही खड़े हम दृश्य भी दिखाएंगे और यहाँ के स्थितियों का भी वर्णन करेंगे, अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और हर स्नान पर्व के विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन लेकर आ रहा है, सजीव प्रसारण किया जा रहा है स्नान पर्वों का, और प्रसार भारती दूरदर्शन AIR के माध्यम से कुंभ से जुड़ी एक एक खबरों से हम आप सबको रूबरू करा रहे हैं। हम खुद संगम तट पर मौजूद है, देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनवरत सिलसिला ये जो शुरू हुआ है पौष पूर्णिमा से लगातार स्नान का चल रहा है। स्नान के अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक पवित्र गंगा में पहुंचकर पुण्य स्नान कर चुके हैं। कल के अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 45 लाख के आसपास लोगों ने आकर संगम में स्नान किया है। 10 लाख से ज़्यादा कल्पवासी यहाँ पर इस मेला क्षेत्र में संगम की रेती पर इस पुण्य भूमि में लगातार बने रहते हैं। 10 लाख वो यहाँ पर ये सिलसिला जो है, हम आपको बताएं कि 6 वर्षों पर कुंभ, 12 वर्षों पर महाकुंभ, लेकिन हर साल हर महीने प्रयागराज की इसी पुण्य धरती पर संगम के किनारे लाखों की संख्या में कल्पवासी रहते हैं। 10 लाख कल्पवासी मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। दिनचर्या उनकी 4 बजे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाती है। 4 बजे गंगा स्नान करना, संगम स्नान करना, उसके बाद पूजा पाठ करना, फिर दिन में एक बार केवल भोजन करना और दिन के समय में संतों के साथ समागम। ये यहाँ पे कल्पवास की परंपरा है। और जो महाकुंभ आप देख रहे हैं इसमें कल्पवासियों की संख्या और ज़्यादा है। तकरीबन 10 लाख कल्पवासी लगातार इस पुण्य क्षेत्र में तप कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं और उनके लिए अनेक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। महाकुंभ के अन्य आयोजनों की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अन्य राज्यों के कैबिनेट की बैठक होने की निवेदन भी राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। ऐसा संभावित है कि अन्य राज्यों के भी कैबिनेट की बैठक यहाँ हो सकती है। सबको इस बात का निश्चित तौर से अंदाज़ा है कि जब योगी सरकार की कैबिनेट की यहाँ बैठक होगी तो कोई ऐसे बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो विकास और विरासत दोनों को संभालते हुए हमारी इस शाश्वत सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता को और मजबूत करेंगे। शाहला। बिल्कुल, और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं आस्था का अमृत पाने के लिए। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से हमने अपने कई प्रोग्राम्स में दिखाया भी है कि वहाँ पर स्वच्छता को लेकर ड्राइव चलाई जा रही है, वहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की खूबसूरत वानगी देखने को मिल रही है, वहाँ पर मानवता के कई शानदार उदाहरण भी सामने आए हैं निकलकर। निश्चित तौर से स्वच्छता के मामले में तो आप समझिए कि नया शोध किया जा सकता है और स्वच्छता की ऐसी अद्भुत व्यवस्था कहीं हुई ही नहीं है। पिछले कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पांव पखारे थे उनके योगदान को देखते हुए स्वच्छाग्रहियों के। और अगर देखें तो इस पूरे मेला क्षेत्र में, इधर हम दिखाएंगे कि पूरा का पूरा क्षेत्र हम खुद दिखा सकते हैं सजीव प्रसारण में अपने, कि एक तिनका आप नहीं पाएंगे। कैमरामैन रमाकांत आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़कें एकदम साफ हैं, रेती एकदम साफ है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि लोगों के बिहेवियरल चेंजेस भी हुए हैं। जगह जगह जो डस्टबिन रखे हुए हैं, लोग उसी में कूड़ा फेंकते हैं। मैं इसी क्षेत्र से हूँ
मैं यहीं से पढ़ा हूँ। यहाँ पे सामान्य तरीके से कहीं कुछ फेंक देना स्वच्छता संबंधी नहीं, मतलब बिहेवियरल स्थिति ये थी कि लोग कहीं, मैं एक युवाओं और नई जनरेशन की या फिर किशोरों की बात कर रहा हूँ, सामान्यतया लोग कुछ भी कहीं भी फेंक देने के आदी हुआ करते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज आया है जब से स्वच्छाग्रह की अपील की गई, जब स्वच्छता के आंदोलन चलाए गए। और कुंभ तो उसका ऐसा अनुपम उदाहरण है कि आप एक तिनका, वास्तव में एक तिनका कहीं पाएंगे नहीं। और लोग ऐसे भी आते हैं जो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं स्वच्छता के लिए। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे स्वच्छाग्रही लगाए गए हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में गंगा सेवक दूत लगाए गए हैं, और बड़ी संख्या में अलग अलग संस्थाओं के और व्यक्तिगत तौर पर भी लोग अंशदान कर रहे हैं स्वच्छता में। अन्य अगर बातें करें मानवता की, तो इससे बड़ा तो मानवता का समागम कोई हो ही नहीं सकता। ये ऐसा ये दुनिया का जीवंत आश्चर्य है। दुनिया आकर यहाँ पर देखती है कि किस तरीके से वेशभूषा, भाषा, सब कुछ आकर यहाँ पर समाहित हो जाती है संगम में, और संगम में समागम होता है। और ये 45 दिनों का जो कार्यक्रम है, गंगा यमुना साक्षात मौजूद है, वैचारिक मंथन होता है, सरस्वती भी प्रवाहित होती है, ज्ञान भी प्रवाहित होती है, और लोग उसका रसामृत करते हैं, पान करते हैं। अद्भुत है, आके केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शाला बिल्कुल, शब्दों में बयान करना सचमुच मुश्किल है, जितना शानदार ये आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, हमारे दर्शकों से तमाम खूबसूरत अपडेट साझा करने के लिए। और अब नया सवेरा में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ट्रंप 2.0 की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के साथ ही अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से दूसरी बार बाहर निकलने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को एक औपचारिक पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक निकाय को सूचित किया है कि देश 2015 के ऐतिहासिक समझौते से बाहर निकलने का इरादा रखता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। व्हाइट हाउस की यह घोषणा 2017 में ट्रंप द्वारा की गई उस कार्रवाई की याद दिलाती है जब उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका का वैश्विक पेरिस समझौता छोड़ देगा। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की सदस्यता से अमेरिका के बाहर निकलने का आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप ने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने इसके अलावा संघीय कर्मचारियों को पूर्णकालिक रूप से कार्यालय में लौटने को अनिवार्य करने के कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने विदेश नीति, रूस यूक्रेन संघर्ष और टिकटॉक डील पर अपना रुख सामने रखा है। It's a big statement. I mean, my priority on foreign policy, it's going to be to keep America safe. Very simple. Well, we're going to try and get it done as quickly as possible. Do you want to push Israel and Saudi It should have never started. You know, the war with Ukraine and Russia should have never started. It would have never started if I were president. No, if China didn't approve it, we could put tariffs on China. Don't forget, China charges us tariffs, and we charge them very little, except for what I did. I put a lot of, we took in hundreds of billions of dollars. But until I came along, China never paid 10 cents to this country. They ripped us off, and they never paid anything. But like, if we wanted to make a deal with TikTok, and it was a good deal, and China wouldn't approve it, then I think ultimately they'd approve it, because we'd put tariffs on China. Maybe. I'm not saying I would, but you certainly could do that. And if we said, well, if you're not going to approve it, then that's a certain hostility, and we'll put tariffs of 25, 30, 40, 50%, even 100%. तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने संसद परिसर में कैपिटल रोटुंडा में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद तोपों की सलामी दी गई। वहीं जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण के बाद पहला बड़ा फैसला लेते हुए देश की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो वहां पर सेना को भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता घुसपैठ को रोकना है ताकि देश की जनता सुरक्षित महसूस कर सके। दूसरी प्राथमिकता महंगाई पर रोक लगाना
ताकि लोगों को जरूरी सामानों के लिए अतिरिक्त बोझ ना पड़े। चीन को चुनौती देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल से चीन का आधिपत्य खत्म करेंगे, पनामा कैनाल को वापस लेंगे। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 जेंडर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जहां अन्य देशों के प्रतिनिधि खड़े थे, उस पंक्ति में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ के साथ आगे की पंक्ति में बैठे नजर आए। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बधाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से बधाई संदेश मिलना शुरुआत हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी लोगों को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर बधाई देता हूं। आज परिवर्तन का दिन है और वैश्विक चुनौतियों सहित कई समस्याओं के समाधान की आशा का दिन भी। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा निर्णायक होते हैं और उन्होंने जिस शक्ति के माध्यम से शांति की नीति की घोषणा की है, वो अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करने और दीर्घकालिक तथा न्यायपूर्ण शांति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि ब्रिटेन की तरफ से मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनके शपथ ग्रहण पर हार्दिक बधाई देता हूं। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध आने वाले वर्षों में भी फलते फूलते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का अच्छा मित्र है। हमारा गठबंधन पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। मैं आपके साथ मिलकर आगे आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर काम करने को उत्सुक हूं। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा कि बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप। मैं आपको, मेलानिया ट्रंप और अमेरिकी लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे शपथ ग्रहण पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति के रूप में आपका पहला कार्यकाल हमारे दोनों देशों के बीच महान गठबंधन के इतिहास में अभूतपूर्व क्षणों से भरा था। आपने खतरनाक ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित किया और गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी। मुझे विश्वास है कि हम ईरान की आतंकी धुरी को पूरी तरह से हरा देंगे और हमारे क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, सहयोगी संवाददाता अनिल थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सुप्रभात। देखिए, ट्रंप 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से उनका शासन आ गया है और पदभार संभालते ही कई कड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग करना और साथ ही साथ WHO से भी खुद को अलग करना। सुप्रभात शैला, जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी, बिल्कुल उसी के अनुरूप
ये पहले दिन का ऑफिस रहा है या फिर पहले दिन जो निर्णय लिए गए, लेकिन दो महत्वपूर्ण निर्णय, एक आपने ज़रूर बात की पेरिस जलवायु रिकॉर्ड की, और दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा निर्णय लिया, जो 78 फैसले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए थे उसको उन्होंने एक तरह से रद्द कर दिया। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। WHO छोड़ना भी एक, ये 2020 में भी उन्होंने इंडिकेट किया था, एक बार फिर अब वो उसको दोहरा रहे हैं। और मेरे हिसाब से ट्रंप ने जिस तरह से वो बात कह रहे थे चुनाव के कैंपेन के दौरान, वही बात अब वो ऑफिस में आकर पहले दिन किया है। लेकिन उन्होंने पहले दिन टैरिफ्स पर कोई टीका टिप्पणी या फिर कोई ऑर्डर नहीं जाहिर की। ये मेरे हिसाब से दुनिया के लिए ज़रूर एक आश्वस्त करने वाली बात है। लेकिन भूलना नहीं होगा कि ट्रंप है, कभी भी कोई सरप्राइज मिल सकता है। ये सरप्राइज ज़रूर आएगा टैरिफ को लेकर, क्योंकि उन्होंने 10 से लेकर 60% तक टैरिफ की बात की है। और मैं कहूँगा ये टैरिफों का एक लंबा जंग हमें देखने को मिलेगा। अगर जब अमेरिका किसी देश पर टैरिफ लगाएगा, रिवर्स में टैरिफ होगा और बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत देशों के साथ बिगड़ने की उम्मीद है। और यही खतरा मेरे हिसाब से अमेरिका पर भी मंडराता है। तो अमेरिका के लिए एक टाइट वॉक करना बहुत मुश्किल है। और मैं कहूँगा ट्रंप जब कमान संभालेंगे तो टाइट रॉक वॉकिंग की कम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में देखना रोचक होगा। पहले दिन भले ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव जितने भी ऑर्डर्स पास किए उसमें कहीं भी टैरिफ्स का जिक्र नहीं है, कहीं भी इमिग्रेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आएंगे। आने वाले दिन में हमें देखने को मिलेगा और यही दुनिया की चिंता और दुनिया के लिए यही एक सरदर्द होगा। बिल्कुल, अवैध इमिग्रेशन की बात हो या फिर न्याय व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने की बात हो, ट्रंप जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है अमेरिका के लिए। बिल्कुल, देखिए ये तो जिस तरह से अमेरिका के लिए या फिर अमेरिका जो दुनिया में जाना जाता है अपने पावर के लिए, अगर दो युद्ध चल रहे हैं, अगर दोनों ही युद्ध में कोई ज़्यादा योगदान अमेरिका की तरफ से दिख नहीं रहा है या फिर अमेरिका उसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ज़रूर अमेरिका का दबदबा एक तरह से कम होता दिख रहा था। मैं कहूँगा ट्रंप का आना और ट्रंप का पॉलिटिकल रैलीज में चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने इंडिकेट किया था कि 100 दिन में मैं रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसको रोक लूँगा, और जिस तरह से रूस ने भी इसका स्वागत किया है। रूस ने लेकिन ज़रूर कुछ अटकलें लगाई हैं या फिर रूस ने कुछ इस तरह के डिमांड्स रखे हैं कि अगर ये युद्ध को रोकना है तो अमेरिका और रूस एक साथ बात करेगा, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन का इसमें कोई रोल नहीं होगा। इस तरह की बातें भी आ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से पैलेस्तीन पर या फिर पैलेस्तीन और इजराइल के बीच जो जद्दोजहद चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसे बाइडेन साहब ने अपने आखिरी दिन में एक तरह से सीज फायर के माध्यम से एक रोक लगाने में कामयाब हुए हैं या फिर एक स्पीड ब्रेकर लगाने में कामयाब हुए। मैं कहूँगा ट्रंप उसे आगे ले जाएगा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही होगी इन दोनों जंगों को रोके सबसे पहले, और दूसरा ये कि किस तरह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अमेरिका में या फिर जो आम अमेरिकी वासी है उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। उसका उन्होंने संकेत दिया है कि हम उसके लिए और ड्रिलिंग या फिर और तेल का हम खोज की कोशिश करेंगे और ऑफ साइड्स पर हम ड्रिलिंग करेंगे, इसका संकेत दिया है। तो यही कारण है कि वो पेरिस अकॉर्ड से बाहर हुए, क्योंकि दोनों एक साथ हाथ से ताल मिलाकर नहीं चल सकते। तो कहीं ना कहीं एक कठोर या फिर एक कड़ा कदम उठाना था, तो उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से बाहर होकर एक कड़ा कदम उठाया है कि अमेरिका में वो और खोज करेंगे और ड्रिलिंग होगा अमेरिका में तेल की खोज में। बिल्कुल। अच्छा, अपने कार्यभार संभालने के साथ ही उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपसे अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि क्या होता है कार्यकारी आदेश, कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या होती है इसकी पावर? देखिए, कार्यकारी आदेश वो होता है जो पहले दिन प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट अपने फर्स्ट डे इन ऑफिस क्या क्या कदम उठाते हैं या फिर वो एक अपनी जिसे कहते हैं एक ब्लूप्रिंट देता है कि किस तरह से अब नए कार्यकाल में या फिर नए एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से काम होगा। जिस तरह से उन्होंने दो चीज़ें की, पहली बात तो जो पुराने या फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो 78 निर्णय थे उनको ओवर रूल किया है। ये एक साफ दिखाता है कि अमेरिका को एक बार फिर या फिर मेकिंग अमेरिका फर्स्ट और मेकिंग अमेरिका रीगेन ग्लोरी, ये दो चीज़ों का बार बार वो जिक्र करते आ रहे हैं अपने चुनावी कैंपेन में, उसको एक बार फिर कोशिश करने की वो या फिर उस दबदबे को कायम करने की कोशिश एक बार फिर ट्रंप और फिर अमेरिका कर रहा है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लागू होते हैं जैसे ही प्रेसिडेंट उसे साइन करता है। तो इसे फिर जिस तरह से उन्होंने एक बात जरूर की कि पेरिस अकॉर्ड से बाहर होना है और फिर और ड्रिलिंग की, और ड्रिलिंग कहाँ होगी? और ड्रिलिंग होगी अलास्का में, आर्टिक सर्कल में जहां, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए उन्हें कांग्रेस से परमिशन चाहिए होगा। कांग्रेस से परमिशन जिस तरह से दोनों ही सदनों में एक थिन मेजॉरिटी के साथ रिपब्लिकन्स के पास कंट्रोल है, तो ऐसे में देखना रोचक होगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने पास किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को अगर जब वो आखिरी उसे लॉजिकल एंड तक ले जाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही हाउस बहुत कम समय बाद, पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों हाउस किसी
एक पार्टी के पास नहीं था। तो ये होने से ट्रंप के पास एक एडेड एडवांटेज है, एक एडेड पावर है, और उसका वो बखूबी इस्तेमाल करेंगे अमेरिका को, या फिर अमेरिका को जिस तरह से आगे ले जाने की कोशिश होगी। और मैं कहूँगा वही कोशिश उनकी यहाँ इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, साइनिंग के साथ हुई है। लेकिन दुनिया जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, टैरिफ्स पे किस तरह के वो निर्णय लेते हैं, टैरिफ्स पे उन्होंने कोई बात नहीं की है अपने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिस्ट में। तो ये मेरे हिसाब से दुनिया के जो देश अमेरिका से ट्रेड करते हैं उनके लिए जरूर राहत की सांस होगी। लेकिन ये भूलना नहीं होगा, टैरिफ पहले दिन नहीं आए, लेकिन टैरिफ जरूर ट्रंप वापस लेकर आएंगे। अनिल, ये एक छोटा सा सवाल और जानना चाहेंगे कि वैश्विक परिस्थितियां किस तरह से बदलती हुई नजर आएंगी? देखिए, सबके लिए मैं कहूंगा, किसी भी देश के लिए ट्रंप जब राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे तो हर देश, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसके टेंशन या फिर उसके लिए जियोपॉलिटिकल इसके किस तरह से मतलब बदलाव आएंगे उनके लिए। और मैं कहूँगा हर देश के पास ABCD प्लान होगा कि किस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका को अब देखना है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के अंदर जो डिसीजंस होने हैं उसको लेकर ट्रंप ने अपने पहले दिन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में जरूर उसके संकेत दी है। लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मैं कहूँगा उन्होंने जिस तरह से बातें की कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए, पनामा कैनाल हमें चाहिए, जो बातें उन्होंने की है, मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जो इसे बड़े बारीकी से देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से चाइना का टेंशन ताइवान के साथ चल रहा है, रूस का टेंशन यूक्रेन के साथ चल रहा है, अगर यही आगे मतलब इसी तरह से कदम या फिर ताल से ताल मिलाए दूसरे देश, तो मैं कहूंगा एक वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप के लिए भी एक चुनौती है, यूएन के लिए भी चुनौती है, और जो देश इसमें जद्दोजहद कर रहे हैं उनके लिए भी एक चुनौती है, किस तरह से वो टाइट रोप वॉकिंग करेंगे, क्योंकि टाइट रोप वॉकिंग की यहां जरूरत है। टिकटॉक पर जिस तरह से ट्रंप ने निर्णय लिया, टिकटॉक की कोशिश लंबे समय से, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसका बैन लगाया था 2020 में, टिकटॉक और वीचैट का। लेकिन अब कोशिश लंबे समय से सरकार की भी यही थी कि किसी तरह से इसको बेच सके या फिर उसे बेचना होगा। लेकिन लगभग 8 महीने से कोई खरीदार मिल नहीं रहा था टिकटॉक के लिए। तो ऐसे में आज एक नया ऑर्डर, एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस देखा है हमने ट्रंप द्वारा, कि उन्होंने एक मोहलत दी है कि किसी तरह से इसकी जो सेल है या फिर उसकी जो बाइंग है उसमें 50% अमेरिकन स्टेक होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये रोचक है, क्योंकि ट्रंप जरूर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने बातें पॉलिटिकल रैलीज के दौरान की थी उसको वो यहां एक तरह से कंक्लूजन पे ले जाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझते हैं कि दुनिया में किस तरह की टाइट रोप वॉकिंग की जरूरत है, या फिर किस तरह से मतलब ये दुविधाएं सामने आ सकती है इस तरह के डील को लेकर। तो ऐसे में ट्रंप एक बिल्कुल 2.0 में एक अलग रूप में दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा जोश और ज्यादा एनर्जी के साथ इस बार उतरे हैं। और मैं कहूंगा पिछली बार की जो गलतियां हैं उसको एक बार फिर दोहराए नहीं तो देश और दुनिया दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का आज तीसरा दिन है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से सैकड़ों की तादाद में ट्रक मानवीय सहायता लेकर गाजा पट्टी में दाखिल हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच 3 चरण के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, जिसके तहत बीते रविवार को हमास द्वारा 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया था, तो वहीं इजराइल ने भी 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया था। और संवाददाता अक्षय डोंगरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सुप्रभात। किस तरह से आज तीसरा दिन है इस सीज फायर को लागू हुए, किस तरह से देख रहे हैं, किस प्रकार से मानवीय सहायता वहां पहुंचाई जा रही है? जिस तरह से हमने पिछले 15 महीनों में वहाँ गाजा के अंदर डिस्ट्रक्शन देखा है, उसको रीबिल्ड करने में कुछ महीने नहीं कुछ साल कम से कम कुछ साल लगेंगे। क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, स्कूल्स हो, जिस तरह से वो सब निस्तानाबूद हो गए इस पूरे जंग में, उसको दोबारा से फिर खड़ा करने के लिए लोगों को ना सिर्फ काफी मेहनत लगेगी बल्कि काफी सारा पैसा भी लगेगा और इसमें काफी वक्त भी लगेगा। तो शुरुआत हो चुकी है, 3 दिन हो चुके हैं और ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पिछली बार जितने भी सीजफायर हमने देखे वो शुरू होते ही एक तरह से खत्म हो गए थे। सीजफायर इंप्लीमेंटेशन के बावजूद भी दोनों तरफ से हमले जारी थे, चाहे वो रॉकेट अटैक्स हो या फिर इजराइल की तरफ से बमबारी। तो ये एक अच्छा साइन है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से ठीक पहले सीजफायर को इंप्लीमेंट किया गया। अब 3 दिन यानी कि ऑलमोस्ट 72 घंटे हो चुके हैं और ये सीजफायर अभी भी लागू है। इससे एक ही अंदेशा तो मिल रहा है कि कहीं ना कहीं शांति भले अस्थायी तौर पर, लेकिन अगर वेस्ट एशिया की बात की जाए तो वहां पर लौट सकती है। लेकिन फिर भी अगर
सिचुएशन की बात की जाए तो सीज फायर की इम्प्लीमेंटेशन से ठीक पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने ठीक पहले ये कह दिया था कि इजराइल पूरी तरह से तैयार रहेगा जंग में वापस जाने के लिए। तो किसी भी तरह से अगर सीज फायर के जो कोड जिन भी बातों पर सीज फायर इम्प्लीमेंट किया गया है, जो भी उनके के आपस में समझौते हुए, अगर उसमें कहीं भी 19-20 का भी फर्क आता है तो हम कहीं ना कहीं एक बार फिर से जंग की शुरुआत और जंग की तरफ मुड़ता उन देशों को देख सकते हैं। और वही कई ये अंदेशे भी आ रहे हैं कि दोनों साइड्स अपने आप को फिर एक बार रीबिल्ड करने के लिए ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि एक मिलिट्री तौर पे भी देखा जाए तो हमास इजराइल की ये भी नजर रहेगी कि हमास एक बार फिर से उठकर खड़ा ना हो जाए। तो ये एक कहीं ना कहीं खतरा अभी भी वेस्ट एशिया में बना हुआ है। चलिए, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे ज्यादा जानकारी के लिए आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बारी होगी खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडिया नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। तो दिल्ली से प्रकाशित हुए तमाम अखबारों को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ खास है आज अखबारों से? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं आज के सभी प्रमुख अखबारों में जो पहले पेज पर प्रकाशित हुई है खबर उसके साथ। जी हां, अमेरिका में फिर ट्रंप सरकार शपथ लेते ही लगाया सीमा पर आपातकाल, घुसपैठ रोकने को सेना भेजने का ऐलान, आव्रजन पर अंकुश और शुरू करेंगे निर्वासन। तमाम वो बड़े मुद्दों के साथ किस तरह से अमेरिका में फिर ट्रंप सरकार आई है उसको लेकर के आज खबर प्रकाशित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को बधाई दी है और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने की बात कही। आज के अखबारों में ये खबर हमें देखने को मिली है। एक और खबर की बात करते हैं, प्रलय नाग दोनों मिसाइलें दिखेंगी परेड में। जी हां, 26 जनवरी को निकलने वाली परेड में इस बार प्रलय और नाग ये दोनों मिसाइलें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि प्रलय पारंपरिक के साथ ही न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम है और ये दोनों स्वदेशी हैं। एक और खबर का रुख करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन द्वारा जमानत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख सख्त किया है और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तो चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख रुख अपनाया है। एक और खबर का रुख करते हैं, ये है दक्षिणी दिल्ली की 6 सीटों से जुड़ी हुई खबर। जी हां, जाट और गुर्जर मतदाताओं का इन सीटों पर किस तरह से प्रभाव देखने को मिलता है, इस खबर को आज दैनिक जागरण अखबार ने प्रकाशित किया है, जिसमें बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, तुगलकाबाद और बदरपुर ये वो विधानसभा सीटें हैं जो दक्षिण दिल्ली में आती है और जहां पर लगातार भाजपा का प्रभाव देखने को मिला है। और साथ ही साथ आपको बताया कि जाट और गुर्जर मतदाता यहां पर ज्यादा हैं, इसीलिए उम्मीदवार भी यहां पर इन्हीं जाति के साथ उतारे गए हैं। एक और खबर का रुख करते हैं, आपको बताएं कि समान नागरिक संहिता नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। जी हां, 26 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूसीसी और ये नियमावली के क्या कुछ मुख्य बिंदु है उसे आज खबर में प्रकाशित किया गया है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि आरजीकर रेप मामले में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और अदालत ने दोषी पर 50
50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, लेकिन हाईकोर्ट का रुख करेंगे असंतुष्ट चिकित्सक, क्योंकि इस फैसले से कुछ लोग असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि उम्र कैद की जो सजा है वो न्याय का कहीं ना कहीं मजाक है। तो तमाम अलग अलग किस तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली इस फैसले के बाद, उसे आज अखबारों ने प्रकाशित किया है। बहुत धन्यवाद संध्या, इतने कम समय में इतनी सारी सुर्खियां समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करेंगे कारोबार की। भारत का कॉफी निर्यात बीते 4 वर्षों में करीब दोगुना होकर वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 अरब डॉलर हो गया। वित्तीय संकट में फंसी विमानन कंपनी गो फर्स्ट भी अब उड़ान नहीं भर सकेगी। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के परिसमापन का आदेश दिया है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी। और अब खबरें खेल की दुनिया से। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी का मैच खेलेंगे। कोहली 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ होने वाले दिल्ली के मुकाबले में खेलेंगे। आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 2025 सीजन के लिए अपना नया कप्तान नियुक्त किया। अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान मलेशिया से होगा। दोपहर 12 बजे से मुकाबला। और नया सवेरा में अब बात मौसम की। तो इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं महाकुंभ के वाटर लेजर शो की खूबसूरत झलकियों के साथ, जो कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।